हाँ तो राहुल, टेल मी व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर, न्यूटन फर्स्ट लॉ states that every body continue at its rest position। हाँ सर, every body continues at its rest position, rest position unless every body continue at its rest position unless and contacting, नहीं सर, unless and बॉडी। सर एक्चुअली सर कल ही याद किया था सर, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है सर, लास्ट का सब सर एक पॉइंट खाली याद नहीं आ रहा है सर। सर यस सर, सच्ची सर कल ही पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी सर। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसे ही दिक्कत आती है, आप कोई भी चीज को लर्न करते हो और लर्न करने के बाद उस चीज को ज्यादा समय तक याद नहीं कर पाते हो और आपके सामने इतना सारा ह्यूज सिलेबस है, तो उसको आप कैसे याद करो, डर लग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप एक स्टूडेंट अगर हो, चाहे आप 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपके सामने ना सिलेबस का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और वो पहाड़ जैसे सिलेबस को आपको पूरा का पूरा लर्न करना होता है और वो लर्न करके उसको याद रखना होता है ताकि आप जो फाइनल एग्जाम हो आपका या फिर बोर्ड एग्जाम हो उसमें आंसर को अच्छी तरीके से लिख पाओ और अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आ पाओ। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, बच्चों का कंप्लेन भी आता है, बच्चों का ये एक तरीके से स्टेटमेंट आता है, वो हमेशा एक वर्ड बोलते हैं कि सर जब भी हम याद करने के लिए कोई चीज बैठते हैं तो चलो हम उसको कैसे भी करके याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स आता है और वो आंसर लिखने जब बैठते हैं तो हमें वो आंसर याद ही नहीं आता है, और याद आता भी है तो टूटा फूटा याद आता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम लिखे तो लिखे क्या, करे तो करे क्या। तो यार ये सॉल्यूशन ना आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने लर्निंग पैटर्न में ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। अब वो लर्निंग पैटर्न में क्या चेंजेस लाना है वो इस वीडियो से पता चलेगा आपको। तो देखो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहे, एवरेज स्टूडेंट का मेरे नजर में मतलब ये होता है कि जो बच्चे का लगभग 60, 70, 80% के आसपास आता है वो एक एवरेज बच्चा होता है, और जिसके हमेशा 80 प्लस आते हैं, 80, 85, 90, 95% हमेशा आते हैं, वो एक टॉपर बच्चा होता है, वो एक स्कॉलर बच्चा होता है। तो एवरेज बच्चों को ना हमेशा ये दिक्कत आती है। टॉपर बच्चा तो कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके पढ़ के थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली निकाल लेता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है ना, उसका एक सपना हमेशा होता है कि मैं हमेशा ना एवरेज बन के नहीं रहना चाहता, मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूं, मैं इस बार और मन लगा के पढ़ाई करूंगा। लेट्स सपोज मैंने कई सारे रिलेटिव्स को मेरे देखे, मेरे स्टूडेंट्स को देखे, उनका अगर 70% आया या फिर लेट्स सपोज 60% आया, तो वो लोग बोलते हैं अरे भैया इस बार 60 आया ना, अगली बार देखो पक्का 70 लाके दिखाऊंगा, और उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दबा के पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, याद करते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है, वो एग्जाम में आंसर जब लिखने जाते हैं तो आधा आंसर भूल जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उनको पता चल जाता है कि यार हम कितना भी मेहनत कर ले हमारा परसेंटेज ऊपर नहीं हो रहा है। तो क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है आप लोग को, क्या चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को, ये चीजें पता चलेगी आप लोग को, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं। बच्चे हमेशा लर्निंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन मैं एक चीज बात बताता हूं, लर्निंग का मतलब होता है रट्टा नहीं, याद रखना। बच्चे हमेशा यह सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब होता है कि अगर मैं अपना आंसर सॉल्यूशन लेके बैठ जाऊं, लेट्स सपोज आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो लर्निंग का मतलब होता है उस चीज को दबा के रट्टा मार लो, और रट्टा मार लोगे तो ऑब्वियसली वो दिमाग में बैठ जाएगा और सीधा उसको आंसर के फॉर्म में आप एग्जाम में लिख कर आ जाओगे आंसर शीट में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू रट्टा, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू रट्टा। जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के जाता है जो भी आंसर को, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है पढ़ लिया, हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज एट इट्स रेस्ट पोजीशन अनलेस एंड अंटिल कॉन्टैक्टिंग फोर्स, ये ऐसा रट्टा मार लिया, तो यार हो सकता है कि बीच के अगर 2 वर्ड भी भूल जाए, तो जो राहुल के साथ हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो चीज आपके साथ भी हो, वो सोचता रह जाएगा और इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, और वो टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो कभी भी रट्टा लर्निंग के कंपैरिजन में मत लाना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि रट्टा मारना बिल्कुल गलत है, रट्टा तो आपको मारना ही पड़ेगा, रट्टा मारना इज नथिंग बट द लर्निंग बाय हार्ट करना, लेकिन उसका एक पैटर्न होता है, कैसे रट्टा मारोगे आप, कैसे करोगे उस चीज को, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लर्न करो, रट्टा बिल्कुल नहीं। अब लर्न कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लर्न करने के लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका सबसे पहले तो आपको देखना है कि कितना सिलेबस है। जैसे मैंने बोला ये टॉपिक का नाम क्या है, इतना सारा सिलेबस कैसे याद रखोगे, ठीक है ना। अब जब तक आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता नहीं है तो वो सिलेबस में से चैप्टर्स आप नहीं निकाल पाओगे। तो समझ लो कि एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 चैप्टर है,
अब 10 चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 चैप्टर कौन सा है, नंबर 2 चैप्टर कौन सा है, नंबर 3 चैप्टर कौन सा है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जितने भी चैप्टर है इसमें से इजी कौन सा है और हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है और हार्ड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको यह पता रहे कि मुझे किस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको पहले से ही वो स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, करेक्ट है, 12वीं वालों सुन लो ध्यान से, 10वीं वालों सुन लो ध्यान से, कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और ये मुझे इजी लगता है, तो इसमें आप थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो इजी नहीं है आपके लिए, जो आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है, जैसे मैं जब था ना 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे एसएसटी बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत तकलीफ होती थी, तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा टाइम तक याद करता था एज कंपेयर टू साइंस एंड मैथ्स। मेरे को मैथ्स हमेशा इजी लगा है, साइंस हमेशा इजी लगा है, तो मैथ्स और साइंस में मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा, लेकिन ज्यादा टाइम किसमें दूंगा, एसएसटी, बिकॉज वीक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दोगे तभी तो उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो वीक में भी वीक टाइम दोगे, वीक में अगर टाइम दोगे ही नहीं, समझ में आ रहा है, वीक सब्जेक्ट में समय नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, तो वो तो कम ही रहेगा मार्क्स उसका। और कितने भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा लाओगे, निकालोगे तो आउट ऑफ ही मार्क्स ना, कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा फुल मार्क्स ही आएगा। लेकिन ये फुल मार्क्स निकाल के क्या करोगे, जब इसमें आपको बहुत कम मार्क्स आए तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, तो ये बच्चे गलती करते हैं। सेकंड थिंग, जब आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर्स में कैसा पढ़ना है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो उस चीज का कॉन्सेप्ट। बच्चे ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं समझते, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या समझाया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये आपको पता है क्या, कॉन्सेप्ट पता है क्या? देखो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं ये चीज, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ पता है? आज कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, आसान भाषा में, हिंदी में, मराठी में, वॉट एवर द लैंग्वेज यू प्रेफर, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। मैं थोड़ा वीडियो रुकूंगा, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो जिसको समझा होगा उसको कॉन्सेप्ट भी पता होगा, तो ये रट्टा मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब रट्टा ये था कि यार न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू एट इट्स रेस्ट पोजीशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ये होता है याद करना, मतलब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रट्टा मारना। और एक होता है समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो तब तक नहीं हिलेगा अपनी जगह से जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा हुआ है, ये अपने प्लेस से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना करे। तो ये मेरे को तो आता है ना हिंदी में, तो हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं खुद से ओन लैंग्वेज में लिख सकता हूं क्या? भले ही मैं रट्टा मारा हुआ जो वर्ड था, जो डेफिनेशन था, वो भूल जाओ एग्जाम में, बीच के वर्ड्स मुझे याद नहीं आए, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है ना, तो कॉन्सेप्ट के बदौलत क्या मैं आंसर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या करेगा, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा यार, कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है। और जो बच्चा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ता है, ठीक है, जो बच्चा पहले कॉन्सेप्ट करता है और उसके बाद उस चीज को लर्न करता है, यानी कि एक तरीके से बोलो रट्टा मारता है ना, तो उसके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि यार उसको याद भी है और उसको कंसेप्ट भी पता है, उसका मतलब भी पता है, तो उसको कोई टॉप करने से नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है और यही लोग टॉपर बनते हैं। आप पूछ लेना अपने आसपास के टॉपर से। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। तीसरा चीज है पॉइंट वाइज लर्निंग। बच्चे लोग पॉइंट वाइज लर्निंग नहीं करते। आप क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ये एक पेज है आपका और पेज में पूरा भर भर के लाइंस लिखा हुआ है, आप लोग एकदम ऐसे जैसा उसको याद करने लगते हैं, ऐसे रट्टा मारने लगते हैं। तो वैसा याद नहीं करना है। ऑलवेज मेक सम पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट क्या है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, नंबर 4 पॉइंट, जिसको मैं बुलेट पॉइंट्स भी बोलता हूं। तो जब आप याद करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ नंबर 1 पॉइंट ये था, नंबर 2 पॉइंट ये था, आपके दिमाग में रहेगा, नंबर 3 पॉइंट ये था, तो आपके दिमाग में वो रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे जैसा पूरा लाइन बाय लाइन रट्टा मारे होंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा, अरे क्या था यार, आप स्टार्टिंग में क्या था, एंड में क्या था, वो याद ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो पॉइंट वाइज याद ही नहीं किया है ना, आपने तो पूरा थियोरेटिकल याद किया है। तो पॉइंट वाइज याद करोगे तो आपका दिमाग में वो चीज रहेगा कि हाँ नंबर ये पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट, ये दिमाग में रह जाते हैं। तो ऑलवेज लर्न इन द पॉइंट वाइज मैनर, ठीक है। अब यहां पे खुद का एग्जाम मतलब क्या होता है, बच्चे ना खुद का एग्जाम नहीं देते। एक एग्जाम जब देने जाते हो, स्कूल का, कॉलेज का, बोर्ड का, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन उसके पहले खुद का एग्जाम लो। खुद का एग्जाम मतलब आपका पढ़ के हो गया, समझ लो आपका साइंस का 10 चैप्टर था, अभी कल पेपर, परसों पेपर साइंस का है, समझ लो 2 दिन बाकी है साइंस के पेपर में। आज आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप खुद का एग्जाम लो। खुद का एग्जाम मतलब जो आंसर आपने लर्न किया है उसके ऊपर हाथ रखो और देखो क्या मैं वो आंसर को बोल पा रहा हूं, क्या वो आंसर को मैं डिलीवर कर पा रहा हूं, क्या वो आंसर अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए वो मैं बिना देखे वो आंसर को लिख पा रहा हूं। तो खुद का एग्जाम लो, ठीक है। एक तरीके से थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन खुद का एग्जाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि रियल एग्जाम में, मेन एग्जाम में आप लिख पाओगे। तो खुद का एग्जाम लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है रिवीजन। अब बच्चे रिवीजन नहीं करते, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, यार मैंने तो पढ़ लिया, अब सीधा एग्जाम में जाऊंगा, फोड़ दूंगा।
लेकिन एग्जाम में फोड़ना इतना आसान होता तो सब बच्चे टॉपर बनते कि नहीं बनते? करेक्ट है, सब बच्चे टॉपर नहीं बनते। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर सिंगल सिंगल ही होते हैं। करेक्ट है, बाकी सब पीछे ही जाते हैं उसके। तो टॉपर बनना है, कुछ अलग करना है, तो यार जितना भी आप पढ़ के रखे हो, खुद का एग्जाम देने के बाद, मतलब खुद का एक तरीके से समझने के बाद आपको खुद का रिवीजन भी करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कि यार मैंने पढ़ लिया और ये कर लिया, तो खुद का रिवीजन कब करोगे? जब आपने समझ लो लर्न कर लिया। अब लर्न करने के कुछ समय के बाद, डायरेक्ट नहीं होता रिवीजन, कभी भी याद रखना, हमेशा कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। वो गैप हो सकता है 5 घंटा हो, 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, या फिर 1 दिन का हो, 2 दिन का हो। तो गैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग करने के बाद रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन जरूर से करना, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में वापस से रिक्रिएट हो जाए और फ्लैशबैक में आ जाए। करेक्ट है, तो ये चीजें आप फॉलो करो। डेफिनेटली आपका कितने भी बड़ा समुंदर जैसा, ओशन जैसा सिलेबस क्यों ना होने दो, आप उसको कवर कर लोगे और आप उसमें पढ़ के एग्जाम में टॉप कर सकते हो। ये मेरा दावा है आपसे। करेक्ट है, तो बस यही था हमारा वीडियो। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, तो चैनल को विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा खुद का एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल्स नाम का, प्ले स्टोर में जाके JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।